हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5। जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5 है वो क्या है, यात्रियों के नज़रिए। आज हम जानेंगे कि यात्रियों के नज़रिए कैसे थे, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। हम जानेंगे कि समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। जो यात्री आए थे हमारे जो इंडिया में, उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की है। वे जो किसी नए स्थान पर जाते अथवा बस जाते, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में है और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों से लिखे लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों या स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, जो अध्याय 7 के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक है, हेरात से यह आए एक राजनयिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्र में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य अध्याय 8 और 9 में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश के लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन में किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी और मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में। आज हम इनके बारे में जानेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं नारियल। कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों को सामान्य माना। क्या होता है कि जो नारियल है उसको क्या माना यहाँ पर, सामान्य। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, पान के पत्ते। पान के पत्ते के बारे में भी बताया गया है। अब हम देखते हैं अल बरूनी के उद्देश्य। अल बरूनी के क्या उद्देश्य थे। अल बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया, उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह है जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। अल बरूनी की कृति का अंश पढ़िए, स्रोत 5 तथा चर्चा कीजिए कि क्या यह कृति उद्देश्य को पूरा करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पूरी तरह से भिन्न तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नता थी कि यह वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अल बिरूनी तथा उसकी किताब जो थी किताबुल हिंद, ख्वारिज्म से पंजाब तक। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म सन 1973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक स्थान महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं को ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, इर्बू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन
1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और वह 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधित कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी उसे प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की थी। उसने लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में गोलगा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोगों संभवतः ऐसा कर चुके हैं। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कौन सी है किताब? किताबुल हिंद। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिससे आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्णोन्मेयता के लिए उल्लेखनीय का एक मुख्य कारण है अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव। जो अल बिरूनी था उसका क्या? गणित की ओर झुकाव था। अल बिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञानों और चिकित्सा संबंधित कृतियां सभी शामिल थी, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। कौन करना चाहता था? अल बिरूनी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? अल बिरूनी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं माप तंत्र विज्ञान मापने के लिए विज्ञान से संबंध रखता है। कौन? मापतंत्र। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र का अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घोतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ प्रयोग बहुत बाद की बात है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 13वीं। यदि अल बिरूनी 21वीं सदी में रहता तो वही भाषाएं जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। अब हम देखते हैं चित्र 5.2। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। कौन है यहाँ पर? एक एथेंस से जो क्या कर रहे हैं, अपने कवियों को, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए। उनके कपड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या ये कपड़े यूनानी अथवा अरबी हैं? अब हम यहाँ पर देखते हैं
इब्न बतूता का रिहला। अब इब्न बतूता के रहले पर आ जाते हैं हम। एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया के पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र ऋण शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करना बहुत शौक था और वह नए नए देशों लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वहां इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक नया जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज कवानोचू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्था और मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था। अब आज की तुलना में यात्रा करना कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन तक तय की जा सकती थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं घोंसले से निकलता पक्षी। यह रीला से लिया गया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी या कारवा के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैं अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के लिए निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा। अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद वो 30 वर्ष तक यात्रा करता रहा। चित्र 5.3 डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र है। आप डाकुओं यात्रियों से कैसे अलग करेंगे? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, डाकू और यात्रियों का चित्र हमको बताया गया है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये एक यहाँ पर हमें नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर मृण मूर्ति कला, जो लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी का है, इसका हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। तो हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। एकाकी यात्री
लंबी यात्राओं से लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री ग्रहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रेला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। मानचित्र एक जो हमको दिया गया, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। जैसे कि हमें यहाँ पर ये एक दिया गया मानचित्र है, इसमें हमें दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा लहरी है, यहाँ पर सिंधु है और यहाँ पर ऊजा, मुल्तान, अजुदहान, अबूहर, सरस्ती, हंशी, दहली, सतलुज, कंधार, गजना, काबुल, परवान, कुंदुज, त्रिमिद, बाख और अनदेखो। ये यहाँ पर ये सारे हमको जो मैप में दिए गए हैं स्थान है जो इब्न बतूता जिनको जानता था। यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे जिसमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये लोग क्या हुआ था कि जब यात्राएं करते थे तो इनको रास्ते में क्या हुआ करता था, डाकू भी मिलते थे और वह डाकू क्या करते थे, इन पर हमला किया करते थे। जिज्ञासाओं का उपभोग, जैसे कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक ही हठीले यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वहां रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्राएं की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। शिक्षा तथा मनोरंजन। अब हम जानेंगे शिक्षा और मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के स्रोतोलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में दिखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्म संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीजों के बारे में बताया जिनके संदर्भ से अभिरुचि जागी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच में भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बलखी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत में से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश को भारत को अचंभा से के देश के रूप में देखा गया।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 18वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें यात्रियों को आग के पास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। ये यात्री क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आग के पास बैठे हुए हैं इकट्ठा। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। लगभग 1500 ईस्वी में भारत के पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे कि जूसेट रोबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम है दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जियोबैप्टिस्ट तेवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे कि इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा इतिहासकार था। कई लोगों की तरह कि वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मी न्यायी अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में जो बर्नियर था। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 7वीं शताब्दी के चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। ये यूरोपीय पोशाक में कौन है, बर्नियर को दर्शाया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पूर्व और पश्चिम की तुलना। अब पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसने उस विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई को समर्पित किया था और उसने कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसके आकलन हमेशा सटीक नहीं थे, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय पोशाक में तेवर्नियर का चित्र। यहाँ पर ये तेवर्नियर का चित्र दिखाया गया है कौन सी, भारतीय पोशाक में। अब हम यहाँ पर देखते हैं मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यह सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बना जाल में रखा है। इसी तरह इस धूरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का शाक पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी कोई नहीं मानी जाती है। क्या है यहाँ की जो हमारी प्रसिद्धता बताई उसने कि नींबू का शरबत और दही बहुत अधिक ताजगी वाला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में
भारत के विषय में विचारों का निर्माण का प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार का यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतुसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों कि भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों को अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं बर्नियर के कार्य। फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फ्रांसीसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, के पूरी तरह विपरीत था। विशाल पहुंच एक भाषा संस्कृत के विषय में अल बरूनी यह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई बार मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक अपरिचित संसार की समझ, अल बरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। समझने में बाधाएं, उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा है सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरुद्ध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यह रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अब पहले हम यहाँ देखते ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो तथाकथित रूप से 216 से 432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वो पूछता है फिर लकड़ी इतने समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल बिरूनी ने अन्य समुदायों प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्थाओं को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को सामान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरों शब्दों में वह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उसने भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा है कि हर वस्तु को अपवित्र हो जाती है, अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। अब हम बताते हैं वर्ण व्यवस्था। अल बिरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है: सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण
के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि वो ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और शीर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जांघों से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों मिलजुल कर। कौन? एक तो क्या होता है शूद्र, और उसके बाद में वैश्य। इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। अल बिरूनी ने जो लिखा है उसकी तुलना अध्याय 3 और 6 के स्रोत। क्या आप कुछ समानताएं भिन्नताएं देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अल बिरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत ग्रंथों पर ही आश्रित रहा? अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी कि उदाहरण के लिए अत्यज शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यता या अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। इब्न बतूता तथा अनजाने। अब हम यहाँ देखते हैं मानव सिर और गिरदार फल नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक अपवाद के कि एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है तो दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखों तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाजों को सिलते हैं और वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वानों, लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे तथा सामान्य पुरुषों तथा महिलाओं और उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यहाँ सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर तथा सुगमय देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। अब हम देखते हैं नारियल तथा पान। नारियल और तथा पान के बारे में क्या बताया गया है। इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, 2 ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पान। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है।
किस तरह तुलनाओं में इब्न बतूता अपने पाठकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नारियल देखने में कैसा होता है, नारियल कैसे होते हैं। अपने पाठकों को यह समझने के लिए इब्न बतूता किस तरह की तुलनाएं प्रस्तुत करता है, क्या ये तुलनाएं वाजिब है, वो किस तरह ये दिखाता है कि नारियल असाधारण फल है, बतूता का वर्णन कितना सटीक है। आपके विचार में इसने बतूता का ध्यान क्यों खींचा, क्या आप इसका विवरण कुछ और जोड़ना चाहोगे? आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हो। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे। सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विश्ववंश के इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। कौन सा? दौलताबाद महाराष्ट्र किसको चुनौती देता था? दिल्ली को। अब हम देखते हैं दिल्ली जिसे तत्कालिक ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से उद्धृत किया गया था। इसका वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रेक्षेपास्त्र तथा घेरेबंदी काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बनाए हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर खिड़कियां बनी है जो शहर की ओर खुलती है और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और इसमें से बदाऊ दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह जिसने बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई और जिन कब्रों में गुंबद नहीं है उन्हें निश्चित रूप से मेहराब है। यह कब्रगाह में कदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसी फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसम में खिले रहते हैं। तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब है, बस्ती की किलेबंदी की दीवार का हिस्सा। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर एक बस्ती की दीवार को किलेबंद किया गया है, किलेबंदी की गई है और यहाँ पर एक हमें दरवाज़ा दिखाया गया है। ये क्या है? यहाँ पर मेहराब है, ये इसको हम मेहराब कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान। इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया की कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रही है? ये बुनाई की जा रही है। देखो कितनी अच्छे से बुनाई की गई हैगी, हम उसको देख सकते हैं। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता के शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते हैं। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि का इतने अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा शाटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत
धनाढ़ी लोग ही पहन सकते थे, जो जो धनी लोग होते थे वही पहन सकते थे। बाजार में संगीत। अब हम जानेंगे बाजार में संगीत। यह इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें, प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दोनों को कलीनों के सजाया गया और दुकानों के मध्य में झूला जिस पर गायिका बैठती है वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती है। बाजार के मध्य एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए और सजाया गया। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह इबादत के बाद संगीतकार प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं और गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती है और नाचती है, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता है तो गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया? अब हम यहाँ पर देखते हैं संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हो गया। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों तक ही में ही पहुंच जाती थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं घोड़े और पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता था। यह 1 मील 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरों में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते तो वह तैयार हो जाते। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता तो उनमें से एक उसे पत्र लेता और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता जब तक कि वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यह प्रक्रिया चलती रहती। यह पैदल डाक व्यवस्था तथा अश्व डाक व्यवस्था अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत स्वयंगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यह ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के पर मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदम कद थी। इसकी दोनों आंखें में काले रंग की माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता है मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प कारीगरी के क्या कहना। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं बर्नियर तथा अब विकसित पूर्व।
जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित किया, उत्सुक किया। वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेषकर फ्रांस से व्यापक स्थितियों में तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के लिए प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षेपण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण विपरीतता से नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक है भारत की निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अमीरों के बीच बांटता था और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में भी मिलता है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वो उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए उसमें बढ़ोतरी के दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं व्यापक गरीबी। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वहाँ भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कि कृषकों को इतनी निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी या मुश्किल से ही बचती थी। जो यहाँ पर जो आया था एक डच यात्री जो होता है पेलसर्ट, वो कहता है कि यहाँ के जो गरीबी का वर्णन करता है कृषकों की। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय जैसा कि पश्चिमी यूरोप को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते हैं। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। शासक वर्ग हमेशा अच्छे से रहता था, लेकिन जो गरीब लोग रहते थे, जो किसान लोग रहते थे, वो हमेशा परेशान रहा करते थे। गरीब किसान, यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिकों गवर्नर द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामित्व की मांगों को पूरा नहीं करने में असमर्थ होते तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरुकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते। इस उदाहरण ने बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व को अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील निर्माण समाज की धारणा और दृढ़ता को प्रदान की है।
अब हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। इसी विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज दरिद्र लोगों के समरूप जन समूहों में बना वर्णित करता है, जो बहुत अमीर शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के रूप में अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य स्थितियों के लोग नहीं हैं, जो मध्य की स्थितियों या तो बहुत ज़्यादा ही गरीब है या फिर बहुत ज़्यादा ही अमीर है। यूरोप के लोगों के लिए चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोप में शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसे कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा कुर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। मुगल शासक हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की ओर किसी को चिंता नहीं है। व्यक्त टीले, झाड़ियों तथा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस प्रकार से देखा है कि इसका राजा भिखारी और कुल लोगों को राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अब्दुल फजल भूमि स्वामित्व को रास्तों का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती है, लेकिन असल में या ना तो लगान ना ही भूमि कर बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए आप अध्याय 8 देखिए। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी के दार्शनिक बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसके दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता। इसका तर्क यह आधार यह था कि सारी भूमि राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली में सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राज की दरबार का नियंत्रण होता था जब तक अधिशेष आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी। इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8 में, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारों का उपभोग करते थे और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक बालाहार इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। अब हम देखेंगे एक जटिल सामाजिक सच्चाई कौन सी है। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप से
देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोना और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए एक उद्धरण को पढ़िए, जिससे कृषि तथा शिल्प उत्पादनों दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशेष राज्य, जो मिस्र से न केवल चावल, मकाई तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती थी, जैसे रेशम, कपास, नील। कहीं आगे भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या प्राप्त और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और वहाँ एक शिल्पकार है जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या तो किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचे और जरी, कासीदारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकार कुछ हद तक खो जाता है। सोने का चम्मच जिसमें पन्ने का माणिक जड़े हुए हैं मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का एक अच्छा उदाहरण है। ये एक चम्मच दिखाई दे रहा है, सोने का चम्मच है जिसमें क्या है, मानक जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कितनी अच्छी कलाकारी दिखाई गई है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं राज की 17वीं शताब्दी में जनसंख्या लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप के नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को सिवी नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राज की प्रशय पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत करता रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर बहुत मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था। उनके मुखिया को सेठ और अहमदाबाद जैसी शहरी केंद्रों में सभी महाजनों को सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे कि चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित, मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि शामिल थे। जहां कई राज की प्रश्य पर आश्रित थे, कई संरक्षकों को या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं राजकीय कारखाने के बारे में बर्नियर ने क्या कहा है। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखाने की कार्य प्रणाली का विस्तार विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में काशी दाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्थता कार्यरत रहते हैं, एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ाईदार, खरीदारी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चेष्ट नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता था और कोई भी जीवन भी उन स्थितियों में सुधार करने पर इच्छुक नहीं थे जिसमें वो पैदा हुआ था। कोई भी ऐसा नहीं था जो अपनी जीवन को सुधार करना चाहता है, बस वो उसी में रहना चाहता था जिसमें वो रहे। महिलाएं दासियां तथा सती
और श्रमिक। अब महिलाएं और दासियां तथा श्रमिक के बारे में हम पढ़ेंगे। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने मुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन में खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या ढोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से परिहारी पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकताएं घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में असमर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इसलिए आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी और अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाएं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम और कृषि के लिए अलावा होने वाले उत्पादन दोनों महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों में आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, जहां तक कि कभी-कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह असंभव लगता है कि महिलाएं उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। आपने देखा होगा कि यदि वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुष और महिलाओं के जीवन का एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं। फिर भी एक दृष्टिकोण विशेष से देखें तो जिन्हें वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्र और पर्वतों को पार किया, उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने देखा कि और सुना सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर सती बालिका, एक सती बालिका का दिया गया है। यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में बने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़ित को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। ये बर्नियर का कहना है कि जब सती प्रथा हुआ करती थी तो कैसे छोटी छोटी बच्चियों को जला दिया जाता था। अब ऐसे इतिहासकारों ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है और आगे भी हम इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ काल रेखा दी गई है। कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े,
10वीं 11वीं शताब्दी में 1973 से लेकर के 1048 तक मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से, 13वीं शताब्दी में 1254 से लेकर के 1323 तक मार्को पोलो इटली से, 14वीं शताब्दी में 1304 से लेकर के 1377 तक इब्न बतूता मोरक्को से, 15वीं शताब्दी में 1413 से लेकर के 82 तक अब्द अल रज़ा कमाल अल दीन इब्न इशहाक अल समरकंदी समरकंद से, 1466 से 72 तक भारत ने बिताए वर्ष अफानासी निकितिन और 15वीं शताब्दी रूस से। अब 16वीं शताब्दी में 1518 भारत की यात्रा तुर्ते बारबोसा मृत्यु 1521 में पुर्तगाल से, 1562 में मृत्यु का वर्ष सैयद अली रईस तुर्की से, 1536 से 1600 अंतोनियो मानसेरते स्पेन से, 17वीं शताब्दी में 1626 से 31 तक भारत में बिताए गए वर्ष महमूद वली बल्खी बल्ख से, और 1600 से 1667 तक पीटर मुंडी इंग्लैंड से, 1605 से 1689 तक जियो बेपिटस तेवर्नियर फ्रांस से, 1620 से 1628 तक फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से। जहाँ कोई अन्य संकेत नहीं थे, तिथियां यात्री के जीवन काल को बता रही है, तो हम यहाँ पर इनकी तिथियां भी बता सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। ओके, थैंक यू सो मच।